सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 6, and it is only for class 9 students. It has taken from the subject Social Science History, and we will learn and understand chapter number 1 French Revolution, and we will also discuss its part 6 in this worksheet. So students, आज की इस वर्कशीट में हम चैप्टर नंबर 1 जो कि हिस्ट्री से है फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसका पार्ट 6 समझेंगे कि आखिर जो विमेन थी फ्रांस में, जो विमेन थी, फ्रेंच विमेन थी, उनके लिए रेवोल्यूशन का क्या मीन था। क्योंकि आप सब जानते हैं, हमने थोड़ा बहुत समझा भी है कि जो विमेन थी उन्हें मैन के इक्वलेंट राइट्स नहीं प्रोवाइड किए गए। तो आखिर उन्होंने रेवोल्यूशन क्यों किया, उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट क्यों किया, क्या उनकी उम्मीदें थी गवर्नमेंट से। इसके अलावा फिर हम स्लेवरी सिस्टम के बारे में भी समझेंगे और आफ्टर द 1789 रेवोल्यूशन लोगों की लाइफ पर क्या इफेक्ट हुआ। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। फर्स्ट टॉपिक इज रेवोल्यूशन फॉर विमेन मीन्स, यानी औरतों के लिए, महिलाओं के लिए रेवोल्यूशन का क्या मतलब था। Women were actively involved in the activities of the French Revolution. देखिए, फ्रेंच रेवोल्यूशन की जो भी एक्टिविटीज़ थी उसमें जो विमेन थी वो एक्टिवली उन्होंने पार्टिसिपेट किया। They hoped that the revolutionary government would take concrete steps to improve their lives. उन्हें ये उम्मीद थी कि जो क्रांतिकारी सरकार है वो उनके जीवन को उनका स्तर ऊंचा उठाने के लिए और उनका जीवन सुधारने के लिए कोई ना कोई ठोस कदम तो जरूर उठाएगी रेवोल्यूशनरी सरकार। देयर वर फ्यूअर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू मोस्ट विमेन देन मैन। देखिए, उस समय क्या था, आदमियों के मुकाबले, पुरुषों के मुकाबले औरतों को बहुत ही कम अवसर, बेहद कम अवसर उपलब्ध थे। Women started political clubs and started newspaper to discuss their interests. इसलिए women ने क्या किया, महिलाओं ने क्या किया, अपने political club स्टार्ट किए और अपने न्यूज़पेपर प्रिंट करने शुरू कर दिए ताकि वो अपने ओपिनियंस को, अपने इंटरेस्ट को डिस्कस कर सकें। जैसे कि जो मेंस ने बनाया थे क्लब, जैसे जैकोबिन क्लब था। One of their main demands was for equal political rights as men. उनका जो मेन डिमांड थी वो यही थी कि उन्हें पुरुषों के बराबर पॉलिटिकल राइट्स मिले। दैट मीन्स कि उन्हें वोटिंग राइट मिले और गवर्नमेंट में भी पार्टिसिपेट करने का उन्हें राइट मिले। इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 दे वर गिवन द स्टेटस ऑफ पैसिव सिटीजन। जैसा कि आपको याद है, हमने समझा भी था कि 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन में विमेन को पैसिव सिटीजन का जो स्टेटस दिया गया था। आपको याद है ना कि एक्टिव सिटीजन कौन थे, वो मैन जो कि 25 एंड ओवर 25 थे और अपनी जो 3 डेज सैलरी के इक्वलेंट रेवेन्यू को वो पे करते थे, टैक्स को पे करते थे। इनिशियली द रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेड सम रिफॉर्म्स। हालांकि जो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट थी, जो क्रांतिकारी सरकार थी, जो 1791 के बाद बनी थी, उन्होंने उनके लिए, जो वीमेंस के लिए कुछ स्टेप्स उठाए भी, कुछ सुधार किए भी। जैसे स्कूलिंग वॉज मेड कंपल्सरी फॉर गर्ल्स, यानी गर्ल्स के लिए स्कूलिंग कंपल्सरी कर दी गई। नाउ मैरिज वॉज कंसिडर्ड एज अ वॉलंटरी कॉन्ट्रैक्ट एंड वर रजिस्टर्ड अंडर सिविल लॉज, यानी जो मैरिज थी अब उसको एक वॉलंटरी कॉन्ट्रैक्ट घोषित कर दिया गया और उसको रजिस्टर्ड कराना ज़रूरी हो गया। डिवोर्स वॉज लीगलाइज्ड एंड बोथ मैन एंड वीमेन वर गिवन द राइट टू अप्लाई फॉर इट। जो डिवोर्स था उसको लीगलाइज कर दिया गया और अब मैन एंड वीमेन दोनों के दोनों ही इसके लिए अप्लाई कर सकते थे, जबकि पहले वीमेन को ऐसा कोई राइट नहीं था। नाउ वीमेन कुड टेक वोकेशनल ट्रेनिंग, बिकम्स आर्टिस्ट एंड रन बिजनेसेस। अब जो विमेन थी वो वोकेशनल ट्रेनिंग ले सकती थी, आर्टिस्ट बन सकती थी और अपना बिजनेस खुद भी चला सकती थी, जबकि ये जो पहले राइट था वो केवल जो रिच विमेन थी उन्हीं के पास था। नाउ हाउएवर
द स्ट्रगल फॉर पॉलिटिकल राइट्स एंड इक्वल वेजेस कंटिन्यूड फॉर women। अब हालांकि क्या हुआ कि पॉलिटिकल राइट्स लेने के लिए और समानता लेने के लिए जो महिलाएं थी वो लगातार संघर्ष करती गईं। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेवोल्यूशनरी फिगर अमंग देम वॉज ओलम्प द गूस। ये क्या लिखा है? ओलम्प द गूस। इसकी प्रोनाउंसिएशन अच्छे से याद करें क्योंकि ये फ्रेंच नेम है। इनमें जो एक सबसे महत्वपूर्ण एक क्रांतिकारी लेडी थी उनका नाम था ओलम्प द गूस। In 1791 she wrote a Declaration of Rights of Women and Citizen on the line of Declaration of Rights of Men and Citizen and aired the Voice for Women Rights। यानी कि क्या हुआ कि उन्होंने विमेन एंड सिटीजन ऐसा एक डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स लिखा, जो कि क्यों लिखा? क्योंकि उस समय 1791 में डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन बना था, तो बिल्कुल उसी की तरह उन्होंने एक डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ वीमेन एंड सिटीजन बनाया और वीमेन के राइट के लिए आवाज़ उठाई। ड्यूरिंग द रेन ऑफ टेरर, रेन ऑफ टेरर आप समझते हैं ना, जानते हैं, 1793 से 1794 जब मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर जैकोबिन सरकार थी, जैकोबिन गवर्नमेंट थी, उस टाइम पीरियड को रेन ऑफ टेरर कहा जाता है। The government enacted laws banning women's club and their political activities। और उन्होंने जो फीमेल्स थी, ये जो विमेंस थी, इनकी आवाज़ को सप्रेस करने के लिए उनके सारे जो क्लब हैं उनको बैन कर दिया गया और उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को भी बैन कर दिया। नेशनल कन्वेंशन चार्ज ओलम्प द गूस विथ ट्रीजन एंड एग्जीक्यूटेड हर। जो नेशनल कन्वेंशन की सरकार थी उन्होंने ओलम्प द गूस को देशद्रोह के आरोप में जेल भिजवा दिया और फिर बाद में उसे फांसी की सज़ा सुना दी गई। द वेमेन ऑफ फ्रांस फाइनली एक्वायर्ड द फ्रेंचाइज इन 1946। और देखिए इतने लंबे संघर्ष के बाद 1946 में फ्रांस की महिलाओं को वोटिंग पावर मिल गई। नाउ द सेकंड टॉपिक इज स्लेव सिस्टम एंड रेवोल्यूशन, यानी कि दास प्रथा और क्रांति। देखिए, द abolition of slavery in the colonies was one of the revolutionary social reforms of the Jacobin regime। यानी जो जैकोबिन सरकार थी उसके सामाजिक सुधारों में से एक ये भी था कि उन्होंने स्लेवरी सिस्टम को अबॉलिश करने की कोशिश की, एक प्रयास किया। The Caribbean colonies were important suppliers of commodities such as tobacco, indigo, sugar and coffee। जो कैरेबियन कॉलोनीज थी ना, जिसको हम वेस्ट इंडीज़ के नाम से जानते हैं, वो जो है टोबैको, इंडिगो, शुगर और कॉफ़ी जैसी कमोडिटीज़ का बहुत ही इम्पॉर्टेंट सप्लायर्स थे। द लेबर शॉर्टेज क्रिएटेड बाय द unwillingness of the Europeans to work far off and unknown places was met by a triangular slave trade between यूरोप, अफ्रीका एंड द अमेरिका। देखिए, अब इतने दूर देशों में जो यूरोपियंस वहाँ जाके काम करें, जो कि बिल्कुल उनके लिए अननोन प्लेस था और इतनी दूर जाके वो काम करने के इच्छुक भी नहीं थे, वो नहीं चाहते थे। तो जब ऐसा हुआ तो क्या हुआ? शॉर्टेज हो गई, लेबर शॉर्टेज हो गई। अब उसको पूरा करने के लिए एक ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड बनाया गया, किसके बीच में? यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच में। द स्लेव ट्रेड बिगेन इन द 17th सेंचुरी। 17वीं शताब्दी में ये जो दास व्यापार था, स्लेव ट्रेड था, शुरू हुआ। फ्रेंच मर्चेंट्स बॉट स्लेव्स फ्रॉम द लोकल चीफ्टन्स फ्रॉम अफ्रीका। अब ये जो फ्रेंच व्यापारी थे ना, फ्रेंच मर्चेंट्स थे, ये अफ्रीका के लोकल सरदार जो होते थे, सरदार इन द सेंस जो वहाँ के हेड होते थे, उनसे ये स्लेव्स को बॉट करते थे, खरीदते थे, बाय करते थे। No legislation was passed in National Assembly for fear of opposition from slave trading traders। देखिए, क्योंकि जो सारे के सारे ट्रेडर्स थे, फ्रेंच मर्चेंट थे, वो ज़्यादातर इन्हीं के ऊपर ही डिपेंड करते थे, स्लेव ट्रेडिंग के ऊपर, और उससे गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होता था। तो इसलिए जो नेशनल असेंबली की जब गवर्नमेंट थी, उन्होंने इस फेयर से कि कहीं ये हमें मदद करना बंद ना कर दें, इसलिए उन्होंने स्लेव ट्रेडिंग के रिगार्डिंग कोई भी लेजिस्लेशन, कोई भी लॉ पास नहीं किया। हाउएवर द कन्वेंशन ऑफ 1794 पास्ड द लॉ ऑफ emancipation of all slaves in the French colonies। हालांकि जो कन्वेंशन की सरकार थी 1794 में, 1794 में, उन्होंने फ्रेंच कॉलोनी से सभी दासों को मुक्त करने का एक लॉ बना दिया, एक कानून बनाया।
10 years later नेपोलियन resumed slavery। जो 10 साल के बाद जब नेपोलियन ने दोबारा से फ्रांस पर अधिकार कर लिया, उसने स्लेवरी सिस्टम को फिर से रिज्यूम कर दिया। प्लांटर्स गॉट फ्रीडम टू एनस्लेव। अब प्लांटर्स जो बागान मालिक थे उन्हें दोबारा से स्लेव बनाने की आज़ादी मिल गई। स्लेवरी वॉज फाइनली अबॉलिश्ड इन 1848 फ्रॉम द ऑल द फ्रेंच कॉलोनीज। देखिए 1848 में फाइनली सभी फ्रेंच कॉलोनीज से जहाँ जहाँ फ्रांस का अधिकार था और ख़ुद फ्रांस में से भी इस स्लेवरी सिस्टम को अबॉलिश कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। नाउ द लास्ट टॉपिक इज़ लिगेसी ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन से हमें क्या विरासत मिली, क्या अच्छी चीज़ें मिली। द आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिगेसी ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। देखिए फ्रेंच रेवोल्यूशन की जो सबसे इम्पॉर्टेंट लिगेसी है, एक सबसे महत्वपूर्ण विरासत है, वो है स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक अधिकार, जिसको कि पूरी दुनिया को के लिए वो एक मोटिवेशन बनी फ्रेंच रेवोल्यूशन। द सेंसरशिप केम टू एन एंड इन 1789। 1789 के बाद सेंसरशिप को ख़त्म कर दिया गया। सेंसरशिप क्या होती थी कि राजा से ही, जो किंग था, किंग लुई 16 था, उसकी परमिशन से ही कोई भी न्यूज़पेपर को पब्लिश किया जा सकता था, या कोई भी प्ले अगर दिखाना हो जनता को तो पहले उससे परमिशन लेनी पड़ती थी। तो इस चीज़ को 1789 की फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद ख़त्म किया गया। द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स डिक्लेयर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इन अ नेचुरल राइट। तो देखिए जो इसके बाद क्या हुआ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को एक नेचुरल राइट घोषित कर दिया गया, यानी वो आपको बाय बर्थ मिलेगा ही मिलेगा। These ideas originated from France and spread to the rest of the world। ये जो आइडियाज़ थे फ्रांस से निकले, ओरिजिन हुए, यानी उनका जन्म हुआ और पूरी दुनिया में ये फैले। ड्यू टू दीज द फ्यूडल सिस्टम वॉज डिस्ट्रॉयड, और इसी के कारण ही जो फ्यूडल सिस्टम था, सामंती व्यवस्था थी, वो खत्म हुई। colonial societies redefined the idea of freedom from slavery in their movements of independence। और देखिए जैसे ये आइडियाज़ पूरी दुनिया में पहुँचे तो जहाँ जहाँ कॉलोनीज़ थी, यानी किसी देश दूसरे देश का कब्ज़ा था, उन देशों ने भी अपने आप को स्लेवरी से मुक्त कराने के लिए बहुत सारे मूवमेंट्स चलाए और दे गॉट फ्रीडम। नाउ we'll move on our question answer section. Now the first question is, what was the meaning and importance of the revolution for French women? यानी फ्रेंच वीमेन के लिए इस रेवोल्यूशन का क्या मतलब था, क्या इम्पोर्टेंस थी। सो आप भी इसे पॉइंट्स में लिखेंगे और लगभग सभी आंसर्स को आप पॉइंट में ही लिखने की आदत डालिए, जो कि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो देखिए जैसे फर्स्ट पॉइंट इज, वीमेन वर एक्टिवली इन्वॉल्व इन द एक्टिविटीज़ ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन की एक्टिविटीज़ में वीमेन जो है उन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। दे होप दैट द रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट वुड टेक कंक्रीट स्टेप्स टू इम्प्रूव देयर लाइफ्स, यानी उन्हें उम्मीद थी कि जो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट है वो उनकी लाइफ्स को सुधारने के लिए, उनके जीवन को सुधारने के लिए कुछ ठोस कदम उठाएगी। थर्ड पॉइंट इज, देयर वर फ्यूअर अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल टू मोस्ट वीमेन देन मैन, यानी उस समय पुरुषों की तुलना में बहुत सारी औरतों के पास बहुत ही कम अपॉर्चुनिटी होती थी, किसके मुकाबले, पुरुषों के मुकाबले। एंड फोर्थ पॉइंट इज, फॉर वीमेन रेवोल्यूशन meant that they too got equal political right as men। वीमेंस के लिए रेवोल्यूशन का मतलब था कि उन्हें भी पुरुषों के बराबर ही पॉलिटिकल राइट्स मिले, दैट मीन्स वोटिंग राइट और गवर्नमेंट में पार्टिसिपेशन का राइट। नाउ विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज, व्हाट was the importance of slaves in French politics and trade, यानी फ्रेंच पॉलिटिक्स और ट्रेड में स्लेवरी सिस्टम की क्या इंपॉर्टेंस थी। So first point is, the Caribbean colonies were important suppliers of commodities such as tobacco, indigo, sugar and coffee, यानी कि जो कैरेबियन कॉलोनीज थे वो टोबैको, इंडिगो, शुगर और कॉफ़ी के important suppliers थे। Second point is, due to the reluctance of Europeans, labor shortages were met by a triangular slave trade between Europe, Africa and the America। देखिए अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि यूरोपियंस जो है दूर देश में काम नहीं करना चाहते थे, तो इससे जो लेबर शॉर्टेज हुई उसको एक ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड जो कि यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच होता था उससे पूरा किया गया। देन थर्ड पॉइंट इज, नो लेजिस्लेशन वाज पास्ड इन द नेशनल असेंबली फॉर फियर ऑफ ऑपोजिशन फ्रॉम स्लेव ट्रेडिंग ट्रेडर्स, यानी कि जो नेशनल असेंबली की सरकार में ऐसा कोई लॉ पास नहीं किया गया जिससे स्लेवरी ट्रेडिंग को
ख़त्म किया जा सके, क्योंकि सारे के सारे जो मर्चेंट्स थे, फ्रेंच थे, ज़्यादातर मर्चेंट्स वो इस स्लेवरी सिस्टम पर ही डिपेंड थे और उन्हें लगता था कि गवर्नमेंट को कि कहीं वो अपना सपोर्ट हमसे वापस ना ले ले. And the last point is, however, the Convention of 1794 passed the law of the emancipation of all slaves in the French colonies. और 1794 की कन्वेंशन गवर्नमेंट ने लॉ पास किया और जितनी भी फ्रेंच कॉलोनीज थी सबसे इस स्लेवरी सिस्टम को एंड कर दिया, ख़त्म कर दिया. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट laws were made after the French Revolution which affected the lives of common people. यानी कि ऐसे कौन से लॉ बनाए गए फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जिन्होंने कॉमन पीपल की लाइफ को अफेक्ट किया. तो देखिए, फर्स्ट इज द आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लीगेसी ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन. ये सबसे बढ़िया लीगेसी थी, बहुत इंपॉर्टेंट लीगेसी थी कि स्वतंत्रता का और लोकतांत्रिक अधिकार हमें मिले, मतलब वहाँ के लोगों को मिले. फिर दूसरा था सेंसरशिप केम टू एन एंड इन 1789, यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन जो कि 1789 में हुई, उसके बाद सेंसरशिप को एंड कर दिया गया. द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स डिक्लेयर्ड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एज नेचुरल राइट, यानी कि एक नेचुरल राइट के तौर पर लोगों को बोलने की, अपने विचारों को रखने की स्वतंत्रता दी गई, जिससे कि कॉमन पीपल की लाइफ्स अफेक्ट हुई. नाउ विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 4. लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज मेक अ लिस्ट ऑफ आइडियल्स ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन विच क्लियरली अफेक्ट आवर लाइफ्स. आपको एक लिस्ट बनानी है उन आइडियाज़ की, उन विचारों की फ्रेंच रेवोल्यूशन के जिनका इम्पैक्ट हम आज भी अपनी लाइफ पर देखते हैं. जैसे कि एंड ऑफ सेंसरशिप, यानी हमारे भी देश में आप देखिए कोई सेंसरशिप नहीं है ना. और फिर सेकंड इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यहाँ पर भी सबको फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन मिला हुआ है, अपने विचार रखने की स्वतंत्रता है. एंड राइट टू इक्वालिटी, ये भी हमें फ्रेंच रेवोल्यूशन से मिला. तो इस तरह से ये चीज़ें आज भी हम अपने लाइफ पर इनका इफ़ेक्ट देखते हैं. सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट. अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए. और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ. ऑनलाइन ही सही, पढ़ते जरूर रहिए. एंड इफ़ यू वांट टू डिफीट कोरोना वायरस देन प्लीज़ वियर योर मास्क. और जब भी पॉसिबल हो, जब भी अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन हो, इसकी वैक्सीनेशन अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है. इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच.